नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मेरा आज का प्रमुख वीडियो, आपको पता है मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ मेरे चैनल पर, और इतिहास में मैंने आपको कहा है कि मैं आपको विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास व राजस्थान का इतिहास पूरा ऑथेंटिक नोट्स तथा मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा। मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे स्वयं के नोट्स हैं आपके लिए। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप सबका इतना प्यार मिला है मेरे को, तो वास्तव में बहुत मनोबल बढ़ा है मेरा। आपने जो मेरे को ये 15 से 20 दिन में जो प्यार दिया है, 15 दिन हुए हैं आज मेरे चैनल को स्टार्ट किए, तो इतने में आपने जो प्यार दिया है मुझे, और मेरा खुद का मनोबल बढ़ा है और मैं स्वयं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबका सिलेक्शन हो, अच्छी तरह से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो इसके लिए आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। मैंने अब तक राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर दी है। राजस्थान के इतिहास में मैंने लगभग आपको 6 टॉपिक कर दिए हैं। तो मैंने राजपूतों की उत्पत्ति से शुरू किया था, अजमेर के चौहान पढ़ाए, जालौर के चौहान पढ़ाए, रणथंभौर के चौहान पढ़ाए आपको, और अब मेवाड़ का इतिहास मैंने आपको 3 भागों में बनाया था क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो वो भी आपने देखा होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो मेरे ज़रूर देखें, उसके बाद ही मेरे इस वीडियो को आप देखें, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। मेरे आपके अपने चैनल हैं ये हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल। तो आपके लिए आज का मुख्य टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 5, जो मैंने 3 भागों में आपको बताया था। उसमें है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो आप ध्यान से सुनिए कि मेवाड़ जो हैं वो राजस्थान की वीरभूमि है। मेवाड़ की भूमि वीरभूमि है, आपको पता है क्यों? क्योंकि मेवाड़ ने कभी भी किसी की अधीनता नहीं मानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेवाड़ ने कभी किसी भी शासक की, यानी किसी भी सुल्तान की, किसी भी मुगल वंश की, किसी की भी अधीनता नहीं मानी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो ये मेवाड़ को इसीलिए मैं यहाँ पर लाइव लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हर एक बार एग्जामों में पूछा जाता है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के 2 से 3 क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जामों में बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने मेवाड़ के इतिहास को मैं स्वयं आया हूँ आपके सामने। तो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो मेवाड़ का इतिहास जो था उसमें आपको ध्यान रखना है, गुहिल वंश था। गुहिल वंश संस्थापक है, और गुहिल वंश को ही सिसोदिया वंश कहते हैं। वही दोनों भाई थे, तो दोनों का एक ही वंश है वो, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश। क्लियर? अब ध्यान देना है कि 566 ईस्वी से हम पढ़ेंगे, और आपको मैं ले जाऊंगा जब देश आज़ाद होगा तब तक गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करेगा गुहादित्य। तो वहाँ से शुरू करूँगा, और अंतिम शासक जो हमें आज़ादी मिलेगी वहाँ तक मैं आपको आज पढ़ाऊँगा मेवाड़ के इतिहास में। तो मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करें हम। तो आप सभी का ये प्यार जो मिल रहा है, तो मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ा है, और मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आपका भी सहयोग चाहिए। आप लाइक करें, लाइक नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो चैनल को लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी आप बहुत सारे भूल रहे हैं, तो वो भी करें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो आपको पता रहेगा कि हर्षद कुमार त्रिवेदी चैनल पर ये वीडियो आ गया है। तो इतिहास को पूरे एक पेज पर लाऊंगा मैं, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूर आप देखें, इतिहास को समझें। लेकिन मेरा एक ही आपसे उद्देश्य है, एक ही बात है कि आप जो है वो इतिहास को क्रम से पढ़ें। ये वीडियो पढ़ने से पहले मेरे जो पहले के वीडियो हैं वो उसको क्रम से आप ज़रूर पढ़ें। तो ये आपके लिए शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए आप, मेवाड़ के इतिहास में संस्थापक हैं गुहादित्य। पहला शासक हम पढ़ रहे हैं गुहादित्य। नाम सुना था आपने गुहादित्य का? मैंने मेवाड़ के इतिहास के 3 भाग बना दिए हैं। मैंने नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल भी करवा दिए हैं। तो गुहादित्य कौन है? तो ये मेवाड़ में
गुहिल वंश का संस्थापक है गुहादित्य। तो 566 ईस्वी में क्या करेगा वो, मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखेगा गुहादित्य। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, गुहिल या गुहादित्य एक ही नाम है उसका। 566 ईस्वी में करेगा। अब मेवाड़ में मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर मेवाड़ में कितने जिले आते हैं। तो मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, मैंने कहा है आपको। कौन कौन से, प्रॉपर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और एक है भीलवाड़ा। तो ये ध्यान रखना आप मेवाड़ में। तो मेवाड़ में 3 जिले जो आते हैं वो तो उदयपुर संभाग में पड़ते हैं और एक जिला जो आता है वो अजमेर संभाग में पड़ता है, भीलवाड़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर। तो गुहादित्य के बारे में, तो गुहादित्य ने 566 ईस्वी में नींव रखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये गुहादित्य संस्थापक हैं। जो मुख्य मुख्य शासक हैं उनके बारे में मुख्य मुख्य बातें ही हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 566 ईस्वी में ये स्थापना तो करेगा। तो उससे पहले थोड़ी बात करें कि मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या मिल रहा है, तो शिवी जनपद। उसकी राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था वो मेवाड़ की राजधानी थी, पुरानी शिवी जनपद कहते हैं उसको। तो ये जानकारी होनी चाहिए। संस्थापक गुहादित्य 566 ईस्वी में करेगा गुहादित्य, ठीक है ना। उसके पिता का नाम रहता है शीलादित्य। क्या नाम रहता है, पिता का नाम रहता है भाई शीलादित्य। और माता का नाम क्या रहता है, तो पुष्पावती। तो ये माता का नाम है उनके, ये ध्यान रखना है आप। तो ये शीलादित्य थे वो कहाँ के राजा थे, तो कर्नल जेम्स टॉड क्या कह रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं कि ये जो गुहादित्य थे यानी उनके जो पिता थे शीलादित्य, वो गुजरात के वल्लभी के राजा थे। तो ये ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टॉड कौन, तो घोड़े वाले बाबा। तो ये ध्यान रखना। गुहादित्य के बारे में मुख्य बात यही है कि संस्थापक हैं और समय याद रखना 566 ईस्वी। नेक्स्ट हम शासक देखें तो है बप्पा रावल। बप्पा रावल, और इन्हीं को क्या कहते हैं, कालभोज। नाम सुना होगा आपने, बप्पा रावल। तो ये हैं सेकंड शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हम देखें तो बप्पा रावल की मुख्य बात ये है कि इनका ही नाम एक कालभोज है। तो एक ही व्यक्ति है ये, लेकिन एक प्रशस्ति है आपको याद होना चाहिए कि रणकपुर की प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, रणकपुर की प्रशस्ति, पाली में रणकपुर मंदिर में, वहाँ पर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति यूँ कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें तो ये बप्पा रावल के बारे में और जानकारी हम ले तो 734 ईस्वी में इसने क्या किया है, 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान को हराया है, ठीक है, और चित्तौड़ पर अधिकार किया है। ये ध्यान रखना, बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया है। चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाई है, क्योंकि राजधानी तो कौन सी, वही नागदा चल रही है अभी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बप्पा रावल की यही बात है कि 734 ईस्वी में उसने क्या किया है, मौर्य शासक मान को हराएगा और वहां पर चित्तौड़ पर अधिकार करेगा बप्पा रावल। तो ये ध्यान रखना है आपको बप्पा रावल के बारे में, मुख्य बात यही है। तो ये मान मौर्य के अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो है वो क्या करेगा, वहां पर अधिकार करेगा। नेक्स्ट बात हम देखें तो अगला जो मुख्य शासक हैं वो है भाई जैत्र सिंह। कौन है, जैत्र सिंह। अब जैत्र सिंह का नाम आपने सुना होगा। जो मुख्य जो शासक हैं वही पढ़ रहे हैं हम। तो जैत्र सिंह के बारे में आपको ध्यान देना है। तो जैत्र सिंह ने क्या किया है, तो जैत्र सिंह के समय में दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का आक्रमण होगा भाई। किसका आक्रमण होगा, इल्तुतमिश का। कब होगा आक्रमण, तो लगभग 1227 ईस्वी में आक्रमण होगा। तो ये क्या करेगा, इल्तुतमिश कौन था, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संबंधित था। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बने था इल्तुतमिश दिल्ली में उस समय। तो सन याद होंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। अगर पहले वीडियो आपने मेरे देखे हैं तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जानकारी हम दें कि जैत्र सिंह के बारे में। तो जैत्र सिंह के बारे में मैंने कहा कि इल्तुतमिश का आक्रमण हो रहा है। कहाँ हो रहा है आक्रमण, मेवाड़ में। तो एक युद्ध होगा दोनों के बीच में, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई, भूताला का युद्ध होगा। उदयपुर में एक स्थान है भूताला, और वहां पर 1227 में लड़ा जाएगा युद्ध। युद्ध में ये इल्तुतमिश की सेना आएगी और जीतेगा जैत्र सिंह। लेकिन जो है इल्तुतमिश वो वहां पर नागदा जो राजधानी थी उसको नष्ट कर देगा, जला देगा नागदा को। तो इसी के लिए ये जैत्र सिंह की मुख्य बात यही हो रही है कि यह 1238 में, फैक्ट समय है, चित्तौड़ को राजधानी बनाएगा। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक जैत्र सिंह है, अधिकार करने वाला शासक बप्पा रावल। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं जैत्र सिंह के बारे में। और देखें हम मुख्य शासक आ रहे हैं भाई तेज सिंह। तेज सिंह
नाम सुना होगा तेज सिंह का। तो मैंने बताया आपको तेज सिंह कौन क्या था। तेज सिंह के समय में उपाधियों का दौर शुरू होता है। क्या होता है? उपाधियों का दौर। उपाधियों का दौर का मतलब होता है जैसे जैत्र सिंह ने कौन सी उपाधि ली थी? परम बट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। तो यहाँ से जो शासक रहेंगे वो उपाधियाँ लेंगे अपनी। तो जैत्र सिंह के समय में ये भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ से, जैत्र के समय में। और इन्हीं के समय में पहला चित्रण हमारा बना था यहाँ मेवाड़ में। तो ये याद रखना, ये मुख्य मुख्य बातें जैत्र सिंह के बारे में। और जो मुख्य शासक आता है वो है भाई रतन सिंह। कौन आता है? रतन सिंह। ये रतन सिंह का नाम सुना होगा। ये शासक बनेगा 1301 से 1303 में। जो मुख्य मुख्य शासक है वही मेवाड़ के मैं ले रहा हूँ आपको, जो मुख्य मुख्य फैक्ट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए। पढ़ते तो सब हैं, सिलेक्शन किसका होता है? जो सही दिशा में सही तरीके से पढ़ेगा उसी का तो सिलेक्शन होता है। क्लियर? तो रतन सिंह के बारे में देखें तो 1301 से 1303 में वो शासक रहेगा। इनके बारे में मैंने पूरी बातें कही हैं आपको। रतन सिंह की रानी पद्मनी पद्मावती से शादी करेगा ये, ठीक है ना। और ये रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ का शासक है, पता है आपको। चित्तौड़ में इसी के समय में दिल्ली का सल्तनत शासक कौन है भाई? सल्तनत काली शासन कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा चित्तौड़ में। क्यों आक्रमण करेगा? तो मैंने सब बातें आपको कही हैं। 2 वीडियो मेरे पहले भी बन गए हैं रतन सिंह के बारे में। एक वीडियो बनाया था मैंने अलाउद्दीन द्वारा जीते गए राजस्थान के राजपूत राज्यों का क्रम। उसमें ये था पहला रणथंभौर जीतेगा वो, और दूसरा यही चित्तौड़ जीतेगा। तब ये पूरी बातें मैंने वहाँ कही हैं। तो आप ध्यान रखना रतन सिंह के बारे में। रानी पद्मनी है, ठीक है ना। अलाउद्दीन आक्रमण करेगा किसको? पद्मनी को पाने के लिए, चित्तौड़ का सामरिक महत्व के लिए आक्रमण करेगा। जीतेगा वो। घोड़ा बादल रतन सिंह के सेनापति वहाँ पर क्या करेंगे? केसरिया करेंगे। और जौहर कौन करेगी? उसकी रानी पद्मावती। और ये पूरी स्टोरी हमें कहाँ से मिल रही है? तो एक पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया था, पद्मावत। और पद्मावत से हमें ये जानकारी मिल रही है कि कौन सी किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। कि ये जो है वो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना होती है, ये पद्मावत कह रहा है हमें। तो पद्मावत की रचना किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या होगा यहाँ पर आपको पता है, ये 566 ईस्वी से मैं लेके आ रहा हूँ 1303 की बात है। अब 1303 में अधिकार हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर? मेवाड़ में, यानी चित्तौड़ की बात है। प्रॉपर चित्तौड़ है मेवाड़ में। तो 1303 से 1326 ईस्वी तक तो यहाँ पर कौन रहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने वंशज को रखेगा। तो 1303 में किसको रखेगा? आप मेरे को बता था, ख्रीस खां को। मैंने बताया था आपको, ख्रीस खां को रखेगा। और चित्तौड़ का नाम ख्रीजाबाद रखेगा, वही। तो उसके बाद में उसके वंशज और रहेंगे। तो 1326 में क्या होगा? यहाँ पर एक शासक आएगा जिसका नाम याद रखना आप, राणा हम्मीर। क्या नाम है? राणा हम्मीर। तो ये जो राणा हम्मीर है उसका समय मेवाड़ में 1326 से लगा के 1364 तक है। ये समय याद रखना है आपको। तो राणा हम्मीर क्या करेगा वहाँ पर? राणा हम्मीर क्या करेगा? तो राणा हम्मीर इस अलाउद्दीन के वंशज 1326 में वहाँ पर जैसा सोनगरा चौहान जो सेनापति रहेगा अलाउद्दीन खिलजी का, उसको हराएगा ये। तो राणा हम्मीर हराएगा और वापस क्या करेगा? चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखेगा। ये सिसोदा था, सिसोदिया वंश से था। तो ये पहले गुहिल थे और वही भाई हैं। एक समय में 2 भाई होते हैं जो अलग अलग रहते हैं। राहप नाम है उसका। तो राहप का ही वंशज था ये राणा हम्मीर, ठीक है। मैंने उस नोट्स में बताया, आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो राणा हम्मीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी यहाँ पर वापस। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कौन रख रहा है? राणा हम्मीर। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं भाई। उद्धारक, उधार देने वाला, वापस देने वाला। तो ये व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। राणा हम्मीर के बारे में और मुख्य बातें हैं कि ये जो राणा हम्मीर है ये 1364 तक रहेगा। लंबा समय है उसका, देख सकते हो आप। तो बहुत कुछ किया होगा इसने। तो राणा हम्मीर के बाद में जो भी शासक यहाँ आएंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे? वो राणा या महाराणा लगाएंगे अपने आगे। क्या लगाएंगे भाई? राणा या महाराणा लगाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। और बातें मैं आपको बताऊं तो इसके बाद में जो शासक रहेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। तो राणा हम्मीर के बारे में हमने देखा। तो देखें आगे। तो मैंने कहा कि राणा हम्मीर जो है वो एक मेवाड़ का उद्धारक शासक है। उद्धारक का मतलब मेवाड़ को उधार देने वाला। उसने वापस मेवाड़ में नींव रख दी है।
क्योंकि बीच में कौन आ गए थे भाई, ये सुल्तान आ गए थे बीच में हमारे राजस्थान में। तो ये एक बहुत बड़ा महान शासक कह सकते हैं हम राणा हम्मीर को। अब राणा हम्मीर के बाद में और मुख्य शासक जो आएगा वो आपको ध्यान देना है, उसका नाम आपको याद रखना है। मुख्य शासक हम पढ़ते तो राणा लाखा, राणा लाखा, और लक्ष्य सिंह बोलते हैं उसको, लक्ष्य सिंह, ये राणा लाखा हैं। अब राणा लाखा मेवाड़ का जो राणा बना, ठीक है ना, तो ये ध्यान उसके लिए ये रखना है आपको। तो राणा लाखा जब शासक बना है तो राणा लाखा के समय में क्या हुआ है भाई, तो राणा लाखा के समय में मारवाड़ में एक शासक था जिसका नाम आपको याद रखना है। मारवाड़ का शासक का नाम है राव चूड़ा। ये समझने की बात है, मैंने समझाया है पहले, लेकिन यहाँ समझ लो आप कि देखना, राणा लाखा जब हमारे मेवाड़ का शासक हैं, है ना, लगभग आप समझ लो ये 1382 से ये शासक बनेगा और 1421 तक रहेगा ये। और उस समय राणा राव चूड़ा जो है वो कहाँ का शासक है, मारवाड़ का। अब देखना समझना, राणा लाखा जो है उसके पुत्र का नाम, पहली पत्नी के पुत्र का नाम है राणा लाखा, राणा चूड़ा। और मारवाड़ का जो शासक है उस समय उसका नाम भी राणा राव चूड़ा है। राव चूड़ा, देखो मारवाड़ वाले राव कहलाते थे मैंने कहा था, और यहाँ जो है उदयपुर वाले राणा कहलाते हैं। तो ये राणा लाखा जब शासक है उस समय मारवाड़ का शासक कौन है, राव चूड़ा। अब राव चूड़ा की एक पुत्री है जिसका नाम है हंसाबाई, ठीक है, समझना बात को, ये हंसाबाई है। और ये राव चूड़ा का एक पुत्र है, यानी कि हंसाबाई का एक भाई है रणमल, राव रणमल, ठीक है ना, ये राव चूड़ा के रणमल। और एक और है कान्हा, दो भाई है, ये कान्हा छोटा है। तो राव चूड़ा का, मारवाड़ की बात कर रहा हूँ मैं, राव चूड़ा का ये रणमल एक बेटा है बड़ा, और ये है छोटा कान्हा। और ये देखना हंसाबाई कौन है, तो हंसाबाई राव चूड़ा की पुत्री हैं। अब रणमल की बहन है हंसाबाई, समझना। अब ये मारवाड़ की बात यहाँ ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा का जो विवाह है वो होने वाला था हंसाबाई से, तय हुआ था, लेकिन बीच में आ जाते हैं राणा लाखा, पिता आ जाते हैं और शादी इनसे हो जाती है। तो राणा चूड़ा जो हैं वो मेवाड़ के भीष्म पितामह बन जाते हैं, भीष्म पितामह। अब मैं शादी नहीं करूँगा, कौन, राणा चूड़ा। तो ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों से एक पुत्र होगा जिसका नाम है मोकल। क्या नाम है, महाराणा मोकल। कहाँ के, ये मेवाड़ के। अब ये मोकल मेवाड़ के हैं। और यहाँ मारवाड़ में क्या हो रहा है उस समय, तो मारवाड़ में क्या हो रहा है, तो यहाँ भी उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है। ये कान्हा कह रहा है मैं बन जाता हूँ, तो ये फिर राव चूड़ा जो है वो यहाँ पर डिस्कस होती है। तो ये जो रणमल है वो भी आ जाता है, कहाँ आ जाता है, मेवाड़ में, हंसाबाई के साथ में आ जाता है। तो रणमल भी आ गया मेवाड़ में। और मोकल जो है अगला शासक बनेगा, राणा लाखा की मृत्यु के बाद में वो बेटा है, उसका बेटा वो है। तो ये ध्यान रखना। तब राणा चूड़ा जो है वो उसका सहायक बनेगा, पहले तो इसका क्या करेगा, संरक्षक बनेगा मोकल का, ठीक है ना, बड़ा भाई भी है वो, भाई कहलाएगा वो, भले सौतेला है लेकिन बड़ा तो है, तो ये संरक्षक करेगा। लेकिन ये हंसाबाई बार बार इससे घृणा करेगी, तो ये फिर चला जाएगा भाई, कहाँ चला जाएगा, मंडौर में अधिकार कर लेगा वो सेना लेके। मंडौर कहाँ, जोधपुर में। तो मंडौर पर, यहाँ पर भी देखो ये जो रणमल है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये रणमल भी यहाँ पर फिर आएगा। तो मोकल की सहायता से फिर रणमल वहाँ का शासक बनेगा मारवाड़ का। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको मुख्य बात ये है कि रणमल का हस्तक्षेप बढ़ रहा है मेवाड़ में, क्यों, क्योंकि उसकी ये बहन भी है और ये भांजा भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना। अब ये मोकल अगला शासक बनेगा मोकल, और राणा चूड़ा चला गया है मंडौर, मंडौर अधिकार कर रहा है जोधपुर में। तो ये ध्यान रखना आप। अब मोकल शासक बनेगा, ठीक है, मोकल शासक बन गया महाराणा मोकल। अब मोकल के समय में क्या होगा, तो मोकल की दो बातें याद रखना, क्या, तो ये रणमल हस्तक्षेप बढ़ रहा है इसका, मारवाड़ का है वो, हस्तक्षेप यहाँ बन रहा है, भांजा है तो सपोर्ट कर रहा है वो रणमल, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरी बात, मोकल ने क्या किया है, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। कौन सा, समिदेश्वर मंदिर, चित्तौड़ में एक मंदिर है समिदेश्वर मंदिर, जिसे मोकल के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने भी बनवाया है, रिपेयरिंग करवाई थी इसने। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक बात और की है मोकल ने, एकलिंग जी के मंदिर के परखोटे का निर्माण करवाए हैं, जबकि एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया है बप्पा रावल ने। बप्पा रावल पहले पढ़ा था हमने, सेकंड शासक पढ़ा था, ठीक है। तो ये मोकल ने ये काम करवाए। अब मोकल जो हैं, अब राणा चूड़ा संरक्षक था, चला गया वो, लेकिन मोकल की हत्या हो जाती है यहाँ पर। चाचा वो मेरा दो व्यक्ति रहते हैं, क्या है, चाचा वो मेरा, तो वो किसको मार डालेंगे, मोकल को,
मोकल को मार दिया। तो मोकल का बेटा रहता है, इसका नाम याद रखना आप, बहुत ही महान शासक है मोकल का बेटा, जिसका नाम आपको याद रखना है भाई, महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा आएंगे। तो राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में प्रमुख शासक हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को आपको अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने कहा अगला शासक मोकल के बेटे हैं महाराणा। मैंने कहा हमीर के बाद में जो शासक आएंगे वो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? राणा या महाराणा लगाएंगे आपके आगे। तो आया महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का समय भी आपको याद रखना है, 1433 में गद्दी पर बैठेंगे और 1468 में, देखो बहुत शासन किया उन्होंने, तो लगभग 35 साल तक उन्होंने शासन किया है। अब मैं आपको बताऊं, महाराणा कुंभा ने बहुत कुछ किया है मेवाड़ के लिए, बहुत कुछ, इसीलिए हम उनको याद करते हैं मेवाड़ में। तो हम देखें महाराणा कुंभा ने क्या क्या किया है। महाराणा कुंभा ने, तो हम देखें महाराणा कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम याद रखना आपको, मोकल। माता का नाम सौभाग्यवती थी, सौभाग्यवती, ये याद रखना। तो महाराणा कुंभा जब शासक बने उस समय मेवाड़ की स्थिति गंभीर हो गई थी। क्यों? रणमल का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। मैंने कहा रणमल कौन? तो इसके पिता मोकल, मोकल का मामा था, तो ये हस्तक्षेप कर रहा है मेवाड़ में, तो उसको हटाना पड़ेगा। वहाँ भी शासक बन गया था वो कान्हा को मार के। कहाँ? मारवाड़ में, मैंने आपको बताया था। तो मारवाड़ का शासक बन गया था रणमल। अब वहाँ कान्हा को मार के वो शासक बन गया वहाँ पर रणमल, जोधपुर का। और जोधपुर का यानी मारवाड़ का शासक है वो, मारवाड़ का भी शासक है और मेवाड़ पर भी हस्तक्षेप करना चाहता है वो। तो कुंभा की एक ही समस्या थी। पहली समस्या क्या थी? तो उसको हटाना यहाँ से, यानी मार डाला। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया, उसकी एक प्रेयसी थी यानी प्रेमिका, जिसका नाम था भारमली। याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं भारमली। और भारमली ने क्या किया? तो जहर दिया। किसको जहर दिया? किसको? तो अपने रणमल को। और रणमल को जहर देके रणमल को मरवा दिया। किसने? तो कुंभा ने। ये ध्यान रखना आप, ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करें महाराणा कुंभा। मेवाड़ के मशहूर महाराणा रहे हैं, तो उनका विस्तार कैसे करे वो। तो इसके लिए उन्होंने, अब देखो रणमल को मरवा दिया तो वहाँ पर क्या होगा भाई? तो वहाँ पर क्या होगा, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में दुश्मनी हो जाएगी। रणमल को मरवाया, मैसेज तो जाएगा वहाँ पर। अब दुश्मनी हो गई, तो एक मुख्य काम किया है इनके समय में, किया तो उनकी दादी ने है। दादी का नाम आपको पता है कि इसके पिता का नाम मोकल, ठीक है ना। और मोकल की माँ कौन? लाखा की पत्नी, जो कहाँ की थी? मारवाड़ की। और उसकी दादी का नाम याद रखना, हंसाबाई, वही हंसाबाई। और हंसाबाई ने क्या किया है, मेवाड़ और मारवाड़ में संधि करवाई है, जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं भाई। आवल बावल की संधि, आवला बबूला मिले हैं यहाँ पर वापस, 1453 ईस्वी की बात है। तो हुआ क्या उसके समय? तो हुआ ये कि हंसाबाई के प्रयासों से हुआ है। ये महाराणा कुंभा का एक पुत्र था, महाराणा रायमल, क्या नाम है? महाराणा रायमल की शादी हुई है कहाँ? तो रणमल के पुत्र राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से। तो ये श्रृंगार देवी से विवाह करवाया किसने? महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल ने। तो ये दादी का काम था, इसीलिए आवल बावल की संधि। तो वापस क्या हुआ, दुश्मनी कम हुई और दोस्ती बढ़ी। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में देखिए आप कि महाराणा कुंभा एक महान शासक हैं, वो साम्राज्य विजेता भी हैं। हर प्रकार से उन्होंने हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाया है। तो साम्राज्य विस्तार में हम देखें तो साम्राज्य विस्तार में एक मुख्य बात उनकी है कि मालवा मेवाड़ संबंध। कौन सा? मेवाड़ मालवा संबंध। तो मेवाड़ मालवा जो संबंध था भाई, उसमें हम देखें तो मालवा का यानी मांडू, मालवा यानी एमपी का एक क्षेत्र है मांडू, और मांडू का उस समय शासक जो था वो महमूद, याद रखना आप, महमूद खिलजी फर्स्ट है, प्रथम है ये, जो वहाँ का शासक था, मालवा का शासक था भाई। तो मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम है। वो बार बार यहाँ मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था, यहाँ मेवाड़ को जीतना चाहता था ये, और गुजरात के शासक को मिल के ये जीतना चाहता था। गुजरात के शासक से इसने क्या कर दी थी? संधि भी कर दी थी, एक चंपानेर की संधि, आपको पता होगा 1456 में की थी चंपानेर की संधि इन्होंने। तो गुजरात के शासक से मिलके ये की, किसके खिलाफ? कुंभा के खिलाफ। तो ये बार बार क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है महमूद खिलजी। तो इसके इन दोनों के बीच में एक फेमस युद्ध होगा, याद रखना आप, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध
और सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा जाएगा? 1437 ईस्वी में। और ये सारंगपुर एमपी का एक स्थान है और यहाँ पर लड़ाई होगी भाई। और सारंगपुर के युद्ध में जीतेगा कौन? महाराणा कुंभा जीत जाएंगे। महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को 6 महीनों के लिए कैद कर देते और फिर बाद में वापस छोड़ देते। तो ये भी एक उदारता थी इसकी, महाराणा कुंभा की। तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये बात तो है, जीत गए महाराणा कुंभा, लेकिन जीत की याद में क्या बनवाया उन्होंने? विजय स्तंभ बनवाया। चित्तौड़ में क्या बनवाया? विजय स्तंभ। तो ये याद रखना, विजय स्तंभ का निर्माण कौन से युद्ध में जीत के बाद में बनवाया? तो सारंगपुर का युद्ध। और विजय स्तंभ 9 मंजिल है, पता है आपको। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा का भी प्रतीक चिन्ह है हमारे राजस्थान में। तो यही विजय स्तंभ है। सारंगपुर के युद्ध में जीत के बाद में ये 9 मंजिल है, ठीक है। 157 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ना। 120-122 फीट ऊंचा है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं इनकी, ध्यान रखना विजय स्तंभ के बारे में। और भी विजय स्तंभ के बारे में देखें तो विजय स्तंभ के शिल्पी का नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया है विजय स्तंभ के शिल्पी। तो जैता, नापा, पौमा और पूजा, ये 4 व्यक्ति हैं। जैता, नापा, पौमा, पूजा, ये 4 व्यक्ति विजय स्तंभ के शिल्पी। आपको याद रखना, इन चारों व्यक्तियों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये विजय स्तंभ के शिल्पी हो गए। अब ये जो विजय स्तंभ है उसके पास में एक और स्तंभ है जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। यानी विजय स्तंभ में ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। उस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की उपाधियों को, उपलब्धियों को लिखा गया है। उपलब्धियाँ, बहुत सारी उपलब्धियाँ उसकी, तो वो वहाँ लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? मैंने कहा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो शिल्पी है वो भी अलग है। कवि अत्रि महेश। कौन है? कवि अत्रि महेश। ये सब सुना है आपने और पता भी होगा आपको। ये तो विजय स्तंभ है। और इसी विजय स्तंभ के पास में एक और भी स्तंभ है जो बनवाया है जीजा शाह ने, वो जैन कीर्ति स्तंभ है, वो अलग है। तो ये बातें आपको मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखनी है, ये महाराणा कुंभा के बारे में। और हम देखें तो ये इतने विद्वान थे, आपको पता है महाराणा कुंभा, इनके बारे में हम लगभग 4 से 5 दिन पढ़े तो भी कम है। तो इतने महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने पूरे नोट्स में इनके बारे में अच्छी तरह से बताया भी आपको। और देखें तो एक इतिहासकार है हमारे कविराज श्यामलदास। कविराज श्यामलदास ने, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि राजस्थान में 84 दुर्ग की मरम्मत में 32 दुर्ग इन्होंने खुद ने बनवाए हैं, नए बनवाए 32 दुर्ग, और 84 दुर्गों की मरम्मत करवाई है इन्होंने। तो इतने महान व्यक्ति है। बहुत सारे मंदिर बनवाए उन्होंने। रणकपुर पाली में मंदिर मैंने कहा था, मैं लेके आया था लाइव रणकपुर मंदिर को आपके सामने। रणकपुर मंदिर का ये इन्होंने बनवाया था। धरण शाह करके एक मंत्री था उनका, और शिल्पी कौन था? दीपांक। कहाँ? पाली में। ये उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर, बहुत सारे मंदिर है। बदनौर में उनका एक मंदिर बना, कुशाल माता का मंदिर बनवाया, बहुत सारे मंदिर बनवाए महाराणा कुंभा ने, ये ध्यान रखना आप। अब साहित्यकार थे, स्वयं साहित्यकार थे और आश्रयदाता थे, ठीक है। साहित्यकारों के आश्रयदाता थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। उन्होंने लिखी है बहुत सारी पुस्तकें, संगीत, राज संगीत, मीमांसा, सुर, प्रबंध, कविराज, रतिसा, रसिक, प्रिया, एकलिंग महाकाव्य पर टीका लिखा उन्होंने। तो बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। उनके दरबारी विद्वान थे, मंडन नाम सुना होगा, बहुत सारी पुस्तकें मंडन ने लिखी है। मैंने पूरे विधिवत आपको बताया है। एक था नाथा और सारंग व्यास, एकलिंग महाकाव्य का ये लेखक था सारंग व्यास, उनके ही दरबार में रहता था। तो ये महाराणा कुंभा एक विद्वान व्यक्ति थे भाई। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम देखें तो इनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया मेवाड़ में। तो मैंने दुर्ग भी, मैंने कहा बहुत सारे दुर्ग बनवाए। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया इन्होंने ही बनवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग जो बहुत बड़ा दुर्ग था, अभी भी है। आप जाओ तो वास्तव में ये कैसे बनाया होगा उन्होंने। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? मंडन उनके शिल्पी थे। कहाँ है? तो राजसमंद में। तो बहुत सारे दुर्ग और भी बनवाए। अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में बनवाया उन्होंने, ठीक है ना। बदनौर का दुर्ग बनवाया भीलवाड़ा में, ठीक है ना। मचान का दुर्ग बनवाया राजसमंद में। तो ये सारे दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए। तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं ये। लेकिन उसका एक पुत्र रहता है। उसके बाद क्या होता है? उदा। अब ये जो उदा हैं वो इनको मार डालेगा, हत्या कर देगा पिता की। तो इतने बड़े व्यक्ति 1468 में ये सोए रहते हैं। कहाँ? तो यही कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में। और कटारगढ़ में क्या होता है? इनकी हत्या कर देता है ये उदा, उदयकरण। तो ये उदयकरण राजा बनने के लिए इनको क्या करता है? मार डालता है। तो उदा को क्या होता है? वो फिर मांडू जा रहा था तो बीच में क्या गिरेगी? बिजली, और उदा को वहाँ मौत हो जाएगी।
तो ये ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा इतने महान विद्वान व्यक्ति हैं, फिर भी उनकी हत्या होती है। तो देखो आप, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा उसके साथ में ऐसा होता होगा। तो आप भी ये देखो, इतिहास भी गवाह हैं, तो ये ध्यान रखना आप। अब बात करें आगे मेवाड़ के इतिहास में हम देखें तो महाराणा कुंभा के बाद में हम देखें तो उसका बेटा बनेगा कौन? तो रायमल, नाम सुना था आपने, महाराणा रायमल शासक बनेगा, महाराणा रायमल, खाली ये नाम याद रखना, रायमल। अब बस यही याद रखना कि इनके समय में 1400 क्या हुआ है, 1453 में आवल बावल की संधि हुई है, और यही है वो आवल बावल संधि करने वाला। शादी तो इसी ने की थी, किससे की थी? श्रृंगार देवी से। रणमल के पुत्र राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से विवाह किया था रायमल ने। क्लियर? अब ये रायमल जो था उसके 3 पुत्र थे भाई, याद रखना ये बात, 3 पुत्र हैं। एक है पृथ्वीराज, महाराणा पृथ्वीराज थे, ठीक है। एक याद रखना आप, महाराणा सांगा है, और एक है जगमाल जयमल है। एक है जयमल और एक है सांगा, जयमल और सांगा, ये 3 पुत्र हैं भाई, महाराणा रायमल के 3 पुत्र हैं। अब ये तीनों एक दिन जा रहे थे जंगल से, और ऋषियों के पास में ऋषि मिले उनको, और उन्होंने कहा कि हम तीनों में से अगला शासक मेवाड़ का कौन बनेगा? क्लियर? किसने पूछा? पृथ्वीराज ने। तो ऋषियों ने कह दिया कि भाई महाराणा सांगा बनेंगे, ठीक है ना, संग्राम सिंह द्वितीय ये बनेंगे, यूँ कहा। तो ये पृथ्वीराज ने तुरंत अटैक किया सांगा पर, सांगा भाग गए वहाँ से, लेकिन सांगा की उस समय एक आंख चली गई थी सांगा की, भाग गए, जैसे तैसे बचे वो। यहाँ पर क्या हुआ? तो ये ही पृथ्वीराज को उड़निया राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़निया राजकुमार। उड़निया घोड़ा उड़ाता था, मतलब घोड़ा उड़न सवार, मतलब घोड़े घुड़सवार था, ये फेमस घुड़सवार था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? पृथ्वीराज को उड़निया राजकुमार। यही है वो, सिसोदा है, सिसोदिया वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखना। अब इसने क्या किया है? तो अजय राज ने अजय मेरूगढ़ दुर्ग अजमेर में बनवाया था, उसकी मरम्मत करवा दी इसने। कहाँ पर? अजमेर के दुर्ग में, गए होंगे आप। तो वहाँ पर इसने, उसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ आपको। ये जो ताराबाई हैं, उसके नाम पर, उसी के नाम पर क्या कर दिया इन्होंने? उस दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। तो ये तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में जो है, वो अभी तारागढ़ कहते हैं ना, वो ये ताराबाई के नाम पर इसने करवाया है, ये ध्यान रखना। उसको बाद में गढ़ बिटली भी कहते हैं। तो ये 3 बातें। और तारागढ़ के नाम के यहाँ आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तारागढ़ नाम के हमारे राजस्थान में 2 किले हैं। एक तो ये अजमेर वाला, और एक बूंदी में है। तो वो तारे जैसी आकृति है, इसीलिए उसको बूंदी वाले को तारागढ़ नाम दिया है। और यहाँ ये मैसेज था, तो इसे वास्तव में तो अजय मेरूगढ़ ही कहते हैं, अजमेर में तारागढ़ भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो वो पुराना वो है बूंदी, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये ध्यान रखना, अजमेर और बूंदी नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि तारागढ़ का दुर्ग कहाँ है, तो अजमेर व बूंदी दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखें हम, तो यहाँ पर ये दोनों मर जाएंगे कुछ कारणों से। अगला शासक हमारा जो बनेगा वो महान शासक है मेवाड़ का, महाराणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, सेकंड है ये। तो ये मुख्य शासक, मेवाड़ के इतिहास को लेके आया हूँ मैं आपके सामने। गुहिल सिसोदिया वंश में 566 ईस्वी से 1947 तक लेके जाऊँगा, आप बने रहिए मेरे साथ में, क्रम से देखते रहिए। तो देखिए आप, महाराणा सांगा आए हैं अब, और इनके शरीर पर 80 गांव थे, लेकिन ये हार नहीं मानी है उन्होंने। 1509 में गद्दी पर बैठेंगे, और 1528 में 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होगी। लेकिन ये भी बहुत कुछ करेंगे, महाराणा सांगा भी बहुत कुछ करेंगे भाई। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो महाराणा सांगा हैं, उनके शरीर पर 80 गांव थे, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं? हिंदू पत कहते हैं, हिंदू पत। हिंदू ताण जो है महाराणा कुंभा को कहते हैं, मैंने कहा है आपको। हिंदू ताण महाराणा कुंभा को, हिंदू पत महाराणा सांगा को हिंदुत्व था उनके अंदर, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि महाराणा सांगा जब शासक थे यहाँ पर, तो मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह आपको पता होना चाहिए, ये बाबर एंट्री करेगा, इब्राहिम लोदी रहेंगे, वहाँ पर लोदी वंश रहेगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश रहेगा लोदी वंश, और लोदी में इब्राहिम लोदी भी रहेगा। सिकंदर लोदी का समय भी आपको याद होना चाहिए। तो सिकंदर लोदी भी लगभग था ये। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठेगा, वहाँ पर कहाँ? मुगलों में। 1517 से 1526 तक रहेगा इब्राहिम लोदी को मारेगा कौन? बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये इब्राहिम लोदी भी हैं यहाँ पर।
तो एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है महाराणा सांगा का, कि महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम याद रखना आपको। तो पहला युद्ध लड़ेगा खातोली, पहला युद्ध लड़ेगा खातोली, वहां से जाएगा ये, खातोली से जाएगा बांडी। तीसरा युद्ध लड़ेगा ये घाघरोन, कौन सा लड़ेगा, घाघरोन का युद्ध। और चौथा लड़ेगा बयाना, बयाना नाम सुना होगा, भरतपुर में स्थान है। और पांचवा लड़ेगा खानवा। ये 5 युद्धों के क्रम है उनके, महाराणा सांगा द्वारा जीते गए युद्धों का क्रम। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर एक एग्जामों में आ रहा है। खातोली का युद्ध 1517 में लड़ेगा, बांडी का 1518 में लड़ेगा, घाघरोन जो है वो 1519 में लड़ेगा, ये फरवरी 1527 में, और ये मार्च में, यानी 17 मार्च, याद है डेट आपको, 1527 को लड़ा जाएगा। बहुत ही भयानक युद्ध था खानवा का। तो इन चारों में तो जीतेगा ये, लेकिन खानवा में हार जाएगा वो। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन को लंबा बनाया जा रहा है, कौन सा सही है महाराणा सांगा के बारे में, कौन सा सही नहीं है, और नहीं है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको डिटेल्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे इतिहास को आप ज़रूर पढ़ो, समझ में ज़रूर आ जाएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो खानवा के युद्ध में हम देखें, खातोली के युद्ध में 1517 में हराएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, ये ध्यान रखना आप। बांडी में भी किसको हराएगा, उसी के सेनापति मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को हराएगा। घाघरोन में हराएगा, देखो मालवा, ये मालवा का शासक था, घाघरोन पर अधिकार करना चाहता था। झालावाड़ में एक स्थान है झालावाड़ का, तो मालवा का शासक, वो पहले ही लड़ाई हो रही थी, महमूद खिलजी प्रथम, तो महमूद खिलजी सेकंड है यहाँ पर। कौन है भाई, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड को हराएगा ये, कौन से युद्ध में, घाघरोन के युद्ध में। कौन, सांगा। अब बयाना के युद्ध में देखो, मैंने कहा कि इब्राहिम लोदी जो है वो 1526 में दिल्ली में मर जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाएगा। बाबर मारेगा उसको, मार डालेगा और मुगल वंश की नींव रखेगा। फिर वो बाबर क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो यहाँ महाराणा सांगा बहुत मजबूत शासक है, तो वो भी जा रहे हैं दिल्ली की ओर। तो दोनों के बीच में एक युद्ध होगा साम्राज्य विस्तार के लिए, बयाना का युद्ध, जिसमें बाबर के सैनिक जाएंगे। तो जीतेगा कौन, सांगा जीत जाएगा उस युद्ध में, इसमें भी जीत गया। लेकिन ये खानवा के युद्ध में क्या होगा, महाराणा सांगा हार जाएगा। मैंने पूरी स्टोरी आपको कही है मेरे नोट्स में कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पास में 80,000 सैनिक थे, जबकि यहाँ पर बाबर के पास में कितने सैनिक थे, मात्र 20,000। फिर भी रणनीति के हिसाब से जीतेगा वो, रणनीति बनाएगा। किसी भी एग्जाम को भी पास करने के लिए हमें रणनीति होनी चाहिए, शिक्षा को पढ़ने के लिए भी हमें रणनीति होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, किस समय क्या पढ़ना है, वो भी हमें पता होना चाहिए, तो काम का। नहीं तो बस सब पढ़ रहे हैं तो काम का कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो इस युद्ध में इतनी सेना ज़्यादा थी सांगा की, फिर भी जीतता बाबर है, और बाबर यहाँ स्थायी रह जाएगा। तो महाराणा सांगा के पास में वो क्या करेगा, महाराणा सांगा के पास में इतनी सेना कहाँ से आएगी, तो उसकी सेना को वो क्या करेगा, उसकी सेना को के लिए वो पूरे पाती पर्वण प्रणाली शुरू करेगा महाराणा सांगा। पाती पर्वण प्रणाली क्या होती है, तो सभी राजपूतों को बुलाना। तो मैंने कहा था मारवाड़ से राव गंगा शासक रहेगा, लेकिन उसका बेटा मालदेव आएगा। कहाँ, सैनिक लेके कहाँ आएगा भाई, खानवा के मैदान में, भरतपुर में आएगा ये। उसी प्रकार राव कल्याणमल बीकानेर से आएगा, ठीक है। बहुत सारे शासक आएंगे, तब जाके 80,000 सैनिक होंगे वहाँ पर। लेकिन तो भी हार जाता है, महाराणा सांगा को वहाँ से निकाला जाता है उस युद्ध में, और उसको लेके जाया जाता है बसवा दोसा, वहाँ पर इलाज होगा और उनकी मृत्यु होगी। याद रखना आप, 30 जनवरी 1528 को कालपी में मृत्यु होगी भाई, बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है। तो बसवा दोसा में मृत्यु नहीं हुई है, कालपी MP में उनकी मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा शासक था, हिंदू पत के नाम से इन्हें जानते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। आगे हम देखें तो ये महाराणा सांगा के बारे में मैंने, इनके लड़े गए युद्ध आपको याद रखना है, खातोली, बांडी, घाघरोन, बयाना और खानवा। और खानवा के युद्ध में जो हार जाएगा, उसी के तो कारण हमारी स्थिति यहाँ मुगल वंश जो स्थायी हो जाएगा। तो मुगल वंश में बाबर आएगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये डटे रहेंगे दिल्ली में और राजपूतों से भी संघर्ष करते रहेंगे भाई। तो अब हम देखें सांगा के बाद में
उसका बेटा रहता है, छोटा रहता है महाराणा विक्रमादित्य। कौन रहता है भाई? महाराणा विक्रमादित्य, ये शासक बनेगा। अब विक्रमादित्य छोटा है तो महाराणा सांगा की पत्नी का नाम याद रखना, मां कर्मावती। क्या नाम है? कर्मावती। अब ये कर्मावती इसका संरक्षण करती है विक्रमादित्य का, क्लियर। लेकिन इसी विक्रमादित्य के समय में गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होगा भाई। कहाँ होगा? चित्तौड़ में। तो यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा शाखा होगा। चित्तौड़ का पहला शाखा रतन सिंह के समय में होगा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा विक्रमादित्य के समय होगा। और बाघ सिंह करके एक सैनिक था, वो सहायता करेगा, मतलब केसरिया करेगा, और विक्रमादित्य वहाँ जैसे तैसे छोटा था वो तो हट गया। अब कर्मावती वहाँ जौहर करेगी। कर्मावती बीच में हुमायूं को राखी भी भेजेगी, लेकिन हुमायूं वहाँ पर शेरशाह सूरी से क्या होगा, वहाँ भी वो लड़खड़ा रहा था। हुमायूं के बारे में कहा गया है, एक लैनपून करके एक इतिहासकार उसने कहा है, ऐसा मुगल बादशाह जो आजीवन लड़खड़ाते हुए ही रहा और लड़खड़ाते खड़ाते मर गया, तो वो हुमायूं, इसीलिए वो लड़खड़ा रहा था। तो कर्मावती ने राखी तो जरूर भेजी थी, वो नहीं आ पाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साका हो जाता है चित्तौड़ का दूसरा साका। कर्मावती जौहर करेगी, बाघ सिंह और ये क्या करेंगे, केसरिया करेंगे। विक्रमादित्य छोटा था तो उसको बाहर निकाला जाता है। अब इसका एक चचेरा भाई रहता है भाई, उसका नाम है बनवीर। नाम सुना होगा आपने, बनवीर। ये शासक बन जाता है विक्रमादित्य को मार के बनवीर शासक बन जाता है मेवाड़ का। तो सामंत इसका विरोध करेंगे, ये बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। अब विक्रमादित्य और ये कर्मावती जो है सांगा, वह कर्मावती से एक पुत्र और था छोटा, वो था उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, नाम सुना होगा, छोटा था वो। अब वो सोया था, तो ये बनवीर ने पहले तो विक्रमादित्य की हत्या की, अब उदय सिंह को भी मारना चाहता है। पालने में सोया था ये उदय सिंह, उसको भी मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेवाड़ में एक महिला थी जिसका नाम आपको याद आ गया होगा, कौन है भाई? पन्ना धाय। पन्ना धाय ने अपने पुत्र किसका? चंदन का बलिदान दिया है। चंदन का बलिदान दिया है पन्ना धाय ने। क्या किया? उस पालने में उदय सिंह को हटा के अपने बेटे को रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि अगला शासक बनना कौन चाहिए मेवाड़ की धरती पर? उदय सिंह। तो इसको लेके गई, संरक्षक रही वो पन्ना धाय। ये गुर्जर महिला थी, तो इनको याद किया जाता है। ऐसी भी महिला थी हमारे यहाँ पर, अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया और फिर क्या किया? उदय सिंह की रक्षा की। तो बाद में सामंत इसका विरोध करेंगे और अगले शासक बनेंगे महाराणा उदय सिंह बनेंगे हमारे। कौन शासक बनेंगे? महाराणा उदय सिंह शासक बनेंगे, ये ध्यान रखना आप। उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह शासक बने भाई अगले। तो उदय सिंह का लगभग समय भी आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ उदय सिंह का समय। ये देखिए, तो मेवाड़ के इतिहास को शुरू कर रहा हूँ और कर दिया है मैंने। मेवाड़ में हम उदय सिंह तक आ गए हैं। देखिए आप उदय सिंह क्या कर रहे हैं। तो 1537 में शासक बनेंगे ये, और लगभग ये चलेंगे 1572 तक। तो उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की है 1559 में, 59 ईस्वी में, याद रखना आप। उदयपुर नगर की स्थापना की है। अब वो उदयपुर चले गए और चित्तौड़ जो राजधानी है, चित्तौड़ का भार किसको दे दिया है? जयमल, पत्ता व कल्ला को भार दे दिया भाई कि आप चित्तौड़ संभालो, मैं उदयपुर हूँ, यूँ। तो उदय सिंह को बहुत सारे इतिहासकार कायर कहते हैं, लेकिन ये कायर नहीं थे, यह ध्यान रखना आप, ये कायर नहीं थे। इनके कुछ कारणों से वो उदयपुर गए थे। तो बहुत सारे यूँ कहते हैं कि अकबर के कारण ये कायर थे, इसलिए चले गए थे। अब मुगल बादशाह अकबर था, वो क्लियर है। अकबर गद्दी पर कब बैठा था उस समय? अकबर बैठा है 1605 से 1556 से 1605 में गद्दी पर बैठा है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये देखिए आप, उदय सिंह के समय में वही है अकबर आक्रमण करेगा चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का तीसरा साका होगा। जयमल, पत्ता व कल्ला क्या करेंगे? केसरिया करेंगे। और ये पत्ता की रानी है फूलकवर क्या करेगी भाई? जौहर करेगी। तो पत्ता की रानी साथ में रहेगी, तो फूलकवर जौहर करेगी। कब होगा ये साका? 1567-68 की बात है। तो ये मुख्य याद रखना। जयमल को गोली लगेगी तो ये कल्ला उसका
चाचा रहता है, ये चाचा और ये भतीजा है, ठीक है ना। ये भतीजा क्या करेगा, चाचा को, इसको गोली लगेगी तो चाचा को अपने कंधे पर बैठाएगा और बैठा के चारों हाथों से युद्ध करेगा। इसीलिए कल्लाद जी को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। ये बातें हैं मुख्य महाराणा उदय सिंह की, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब उदय सिंह को मालदेव और दोनों, मालदेव भी था वहाँ पर मारवाड़ में, तो मालदेव और उन दोनों के संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन कुछ कारणों से दोनों के बीच में एक युद्ध होगा, हडमाला का युद्ध अजमेर में, एक लड़की के लिए होगा, तो ये शादी कर देगा। यूँ शादी उससे होने वाली थी, तो वो कुछ कारण थे, मैंने आपको नोट्स में बताया है, समझाए भी हैं, वीडियो में आप ज़रूर देखें। आगे और देखें तो उदय सिंह की मृत्यु होती है 1572 में, और 1572 में बहुत ही महान शासक मेवाड़ के आएंगे, जिनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है भाई? महाराणा प्रताप। कौन आएंगे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे, मैं बार बार कहता हूं आपको कि महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठेंगे और 1597 तक गद्दी पर रहेंगे। भाई महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठेंगे, 1597 तक रहेंगे, लगभग 25 वर्ष तक शासन किया, देख लीजिए आप, ठीक है ना। और उनका जन्म जो हुआ था 9 मई 1540, जब वो गद्दी पर बैठे थे तब उनकी आयु क्या थी? तो याद रखना है 32 वर्ष। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बन रहा है। कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष शासन किया। जब मृत्यु कब हुई है? 19 जनवरी, याद रखना ये डेट, 19 जनवरी 1597 को, और तब उनकी आयु 57 वर्ष थी। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन रहे हैं, आपको थोड़ा मैसेज ये ध्यान रखना है कि सन ज़रूर याद रखें आप। महाराणा प्रताप के बारे में हम देखें तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, अखेराज सोनगरा चौहान पाली की पुत्री थी वो। तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ में हुआ है, कुंभलगढ़ किले में, यानी राजसमंद में, लेकिन अभी शोधों के अनुसार उनका जन्म पाली बताया गया है। तो आप दोनों में से एक, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखें आप, नया पाली है ऐसे अभी, क्योंकि उनकी माता जो थी वो पाली की थी और पहला पुत्र पाली में ही जन्मेगा माता का, तो ये ध्यान रखना। तो वो 57 वर्ष के थे। मैंने कहा आपको ये पूरी डेटें आपको याद रखनी है महाराणा प्रताप के बारे में, बहुत कुछ बातें थी। तो अकबर जो हैं वो अधिकार करना चाहता है मेवाड़ पर, तो महाराणा प्रताप ने क्या किया है? अधीनता नहीं मानी है। उससे पहले उदय सिंह थे, उन्होंने भी अधीनता तो नहीं मानी थी, तो महान थे वो भी महाराणा उदय सिंह। उनके पिता, जिसका बाप जैसा वैसा पिता, बेटा भी वही वैसा ही रहेगा ना, पिता बेटा, क्लियर है। तो हम देखें आगे की बात, तो मुख्य बात यही है कि अकबर क्या करना चाहता है? राजपूतों को अधीन करना चाहता है। तो एक दरबार का आयोजन किया था 1570 में, नागौर दरबार का आयोजन, सभी राजपूत भाइयों को बुलाया था उसमें, सभी प्रकार के, मेवाड़ के थे, मारवाड़ के थे, अपने कछवा वंश के थे, ठीक है ना। तो यहाँ से उदय सिंह गए थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं मानी अधीनता। अब महाराणा प्रताप शासक बने हैं, तो अकबर क्या कर रहे हैं? इनको अधीन करवाने के लिए 4 व्यक्ति को भेजेगा। आप याद रखना, JMBT, जलाल खां कौरची, मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम, अकबर का वफादार था वो, भगवंत दास और टोडरमल, ये चारों व्यक्ति जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ना कह देंगे। तो ये ध्यान रखना आप। तो दोनों के बीच में एक महान युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, राजसमंद में है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना, राजसमंद में। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में किस किस के बीच में लड़ाई होगी? तो महाराणा प्रताप व ये मानसिंह प्रथम, कोष्टक में अकबर, या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई होगी। मानसिंह प्रथम है, याद रखना। तो ये कछवा वंश के शासक थे, तो नाराज हो गए थे, प्रताप मिले नहीं थे ना, वो मैंने स्टोरी आपको बताई है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा जाएगा। जीतेगा कौन? तो मैंने कहा कि महाराणा प्रताप जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अकबर ने कहा था कि जब तक आप महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ पाते, पकड़ लो, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए थे। और महाराणा प्रताप वास्तव में उस युद्ध में जीते थे, क्योंकि उसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। क्यों थर्मोपोली कहा? तो एक स्थान था थर्मोपोली, इसमें एक व्यक्ति के पास में 10,000 सैनिक थे और एक व्यक्ति के पास में 1,00,000 सैनिक थे, फिर भी वहाँ पर युद्ध लड़ा था। तो वैसे के वैसे यहाँ पर भी ऐसी स्थिति थी, अकबर के पास में बहुत सारे सैनिक हैं और महाराणा प्रताप के पास में इतने सैनिक नहीं हैं, फिर भी लड़ाई लड़ी है, तो ये जीत तो इनकी होती है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अब देखें तो जीत गए मतलब निकल गए। और अकबर ने देखा कि वास्तव में महाराणा प्रताप क्या है, ऐसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ, अकबर कह रहे हैं। तो आजीवन अकबर ने इनका पीछा किया, लेकिन नहीं जीत पाए, ये ध्यान रखना आप। अब
तो लड़ा गया 18 जून 1576 को युद्ध। और महाराणा प्रताप के बारे में और बातें हम करें तो महाराणा प्रताप जो थे वो आजीवन संघर्ष किया, ठीक है, अधीनता नहीं मानी। महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर द्वारा अंतिम अभियान कब भेजा गया? तो अक्टूबर 1584 को भेजा। और कौन था? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अकबर ने भेजा अभियान, उसके बाद वो नहीं भेजा। तो महाराणा प्रताप ने फिर क्या किया? उससे पहले एक युद्ध जीता, वापस एक युद्ध लड़ा था, यानी कि समझ लो अकबर ने कुछ क्षेत्र जीत लिया होगा इस युद्ध के बाद में। तो वापस महाराणा प्रताप ने दिवेर के प्रथम युद्ध में 1582 अक्टूबर 1582 को लड़ा गया था। इस दिवेर के युद्ध में जीतते हैं वो महाराणा प्रताप, वहाँ मुगल जो अकबर है उसके सेनापति को हराएंगे महाराणा प्रताप। ये बात आप ध्यान रखना। और भी बहुत सारी बातें हम देखें, इनके ही समय में शाहबाज खां का आक्रमण हुआ था, यानी लगभग 1578 में शाहबाज खां का आक्रमण हुआ था मेवाड़ में। और कितनी बार आक्रमण हुआ? 3 बार आक्रमण हुआ। तो ये बातें ध्यान रखना। तो मुख्य बात यह है कि महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई थी चावंड, जो 30 वर्ष तक चली थी, 1585 में बनाई थी महाराणा प्रताप ने। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। महाराणा प्रताप के बारे में जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको हाथियों का युद्ध कहते हैं, हाथी, क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद वल्लूणा था, जबकि गजराज, गजमुक्त और मर्दाना ये हाथी थे मानसिंह व अकबर के थे। ये आपको बातें याद रखनी है। और भी बातें बहुत सारी हैं, मैं कहूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बन जाएगा। ये पूरी बातें मैंने अपने नोट्स में बताई हैं आपको। मैंने अपने 3 वीडियो बनाए हैं मेवाड़ के इतिहास के, वो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को होगी, तब उनकी आयु 57 वर्ष रहेगी। उसका बेटा अगला शासक बनेगा महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह ध्यान रखना शासक बनेगा 1597 में, 97 में शासक बनेगा और 1620 तक रहेगा मेवाड़ में। और इसी के समय में क्या होगा? मेवाड़ मुगल संधि होगी 1615 ईस्वी में। भाई 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि होगी और 1615 में वहाँ कौन है? जहांगीर है। तो जहांगीर, शेखू बाबा, सलीम उसी का नाम है जहांगीर का। हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। तो उसने यहाँ पर संधि करवाई, अमर सिंह व यानी मेवाड़ व मुगलों संधि 1615, डेट याद रखना, समय याद रखना, 1615 में हुई है। अब मुख्य बात कहाँ हुई है? तो गोगुंदा में। गोगुंदा उदयपुर का एक स्थान है, तो वहाँ पर हुई थी, ये ध्यान रखना। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1620 में। उसके बाद में अगले शासक बनते हैं महाराणा कर्ण सिंह। क्या नाम है? महाराणा कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह जो है वो 8 वर्ष तक शासक रहेंगे भाई, 1620 से 1628 तक शासक रहेंगे। अब ये क्या करते हैं कर्ण सिंह? कर्ण सिंह का जो फरमान है वो जहांगीर कहेगा कि यहाँ के मतलब फरमान उन्होंने जारी किया दिल्ली से, मुगल बादशाह जहांगीर ने। तो ऐसा कौन सा मेवाड़ का शासक जिसका फरमान जहांगीर ने किया? तो वो कौन है? मतलब किस जहांगीर ने किया? तो कौन सा शासक है? वो कर्ण सिंह। तो 1620 से 1628 में ये शासक बनेगा। ये मुख्य बात इनके बारे में ध्यान रखना। 28 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में जगत सिंह बनेंगे भाई, महाराणा जगत सिंह प्रथम। ये प्रथम रहते हैं। जगत सिंह प्रथम का समय 1628 से लगभग 1652 ईस्वी तक जगत सिंह रहेंगे। जगदीश मंदिर का निर्माण करवाएंगे। मेवाड़ में मशहूर मंदिर है जगदीश मंदिर। जग पैलेस महल का भी निर्माण करवाएंगे जगत सिंह प्रथम के बारे में। मुख्य बातें यही है। तो ये इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस ये मंदिर बनवाए। उसके बाद में अगले शासक जो महान शासक हैं, अंतिम महान शासक कहते हैं हम, महाराणा राज सिंह का नाम आप मत भूलना। युवा शासक राज सिंह, कम एज में उनकी मृत्यु ज़रूर हो गई थी 1652 से 1680। तो आप समझ सकते हो शासक बनते 1652 में और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कारण तो ये देखिए, एक महान शासक हैं, आपको बताऊं मैं राज सिंह के बारे में। राज सिंह बहुत ही महान शासक हैं। तो देखें राज सिंह के बारे में, 1652 में शासक बनते हैं, 1680 में रहते हैं। तो राज सिंह के समय में आपको बताऊं मैं, तो कौन है मुगल बादशाह? तो आपको याद रखना, एक तो है शाहजहां, समकालीन है ये। शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन है। औरंगजेब के समकालीन है ये। शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन राज सिंह है। क्यों? क्योंकि शाहजहां का समय आपको याद होना चाहिए, 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है। तो 1658 में शाहजहां यहाँ रहेंगे और 1658 से 1707 तक जो है वो
शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब रहेंगे। तो ये लगभग समकालीन है भाई, ये समझने की बात है। ये बार बार क्वेश्चन आया, सेकंड गेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, और कंफ्यूज होता है, सन याद नहीं है तो। सन याद है तो इतिहास आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इनके समकालीन थे। अब देखो, इनसे तो अच्छा संबंध था राजसिंह का, लेकिन इनसे क्या थी, इनसे दोनों से दुश्मनी बड़ी थी। उसका क्या कारण था? तो दो कारण थे भाई। राजसिंह और औरंगजेब में मतभेद के दो कारण थे। एक तो है जजिया कर, और दूसरा था चारुमती विवाह प्रकरण। तो दो था। जजिया कर क्या था? तो हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, मतलब एक ही बात है। गैर मुसलमान यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला कर जजिया कर था, जिसे अकबर ने बंद किया था 1564 में बंद किया था अकबर ने, लेकिन इसने वापस शुरू किया। किसने शुरू किया? औरंगजेब ने। तो जिसके कारण एकमात्र राजपूत राजा जिसने क्या किया? विरोध किया है, और वो कौन है? राजसिंह। तो ये यहाँ दोनों में यहाँ होती। दूसरा कारण था चारुमती। तो चारुमती जो थी वो रूप सिंह राठौड़ की पुत्री थी, और रूप सिंह राठौड़ की पुत्री थी चारुमती। इसका विवाह तो तय किया था औरंगजेब से, लेकिन इसने प्रस्ताव भेजा राजसिंह को, और राजसिंह ने कह दिया ठीक है, तो शादी कर ली राजसिंह ने। तो ये नाराज हो गया, ये गलत किया आपने। तो ये बात थी मुख्यतः, तो ये बात ये थी। और हम देखें राजसिंह ने तो इनसे संघर्ष किया। और राजसिंह के समय में एक और मामला हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अजीत सिंह का मामला। क्या नाम है? अजीत सिंह का मामला। मैंने आपको बताया वहाँ पर, लेकिन यहाँ आपको मैं स्वयं आके बता रहा हूँ तो आपको पता पड़ेगा। अजीत सिंह का मामला हम देखें तो अजीत सिंह कहाँ के थे? तो जोधपुर के शासक थे। जोधपुर में जसवंत सिंह प्रथम एक शासक था, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम जो औरंगजेब के वफादार था, जसवंत सिंह प्रथम। तो वो जसवंत सिंह प्रथम अंतिम समय में उसको भेजा औरंगजेब ने कि जाओ आप जमरूद में अभियान के लिए जाओ। जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान। वहाँ गए, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई वहीं पर। अब इनके एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन एक रानी थी गर्भवती, और गर्भवती थी। इससे पहले इस औरंगजेब ने ये जोधपुर जो एरिया है उसको क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया भाई। खालसा मतलब सीधा केंद्र के नियंत्रण में भूमि, खालसा भूमि बोलते हैं, और मुगलों के अधीन है वो भूमि, कोई राजा नहीं है अब। तो ये गलत बात थी। क्यों? क्योंकि इसकी रानी से एक जन्मा था, उसका नाम था अजीत सिंह। अब अजीत सिंह जन्मा तो उसको बनाना चाहिए था, लेकिन ना बोल दिया औरंगजेब ने। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए एक वफादार था अजीत सिंह का, जिसका नाम आप मत भूलना, दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? दुर्गादास राठौड़। और इसने क्या किया है? संघर्ष किया है 30 वर्ष तक औरंगजेब के खिलाफ। और औरंगजेब के खिलाफ तो संघर्ष किया, तो वो तो किया, लेकिन साथ किसका लिया था? राजसिंह का साथ लिया था। और दोनों ने सिसोदिया राठौड़ गुट की स्थापना की थी। कौन सी? सिसोदिया राठौड़ गुट की स्थापना किसने की है? तो दुर्गादास राठौड़ व राजसिंह के बीच में। और किसके खिलाफ की है? तो औरंगजेब के खिलाफ। ये बातें आपको ये राजसिंह के बारे में ध्यान रखना है। और मुख्य एक बात और मेरे को याद आ रही है राजसिंह की, कि राजसिंह का एक सेनापति था जिसका नाम है रतन सिंह सलूम्बर का रहने वाला था, और सेनापति तो था रतन सिंह का। अब उसकी शादी नई हुई थी सलूम्बर में, बूंदी से शादी की थी। बूंदी की एक रानी थी, सलह कंवर नाम है। क्या नाम है? सलह कंवर से शादी की। किसने? इसके सेनापति रतन सिंह ने। अब शादी नई हुई है, तो शादी तो नई हुई थी, तो राजसिंह ने अचानक बुला लिया कि आप आ जाओ रतन सिंह जी, चलो युद्ध लड़ना हमें। तो रतन सिंह कहते हैं कि हाँ आ रहा हूँ सर, बिल्कुल। तो वो जा रहे हैं, उदयपुर तक चले भी गए हैं, ठीक है। लेकिन बार बार इनकी याद आ रही है, शादी हुई है तो याद तो आएगी। अब याद आई तो उन्होंने कहा कि इनका भी एक सैनिक भेज दिया उनके पास में, और कहा कि जाओ मेरी रानी का कुछ निशान लेके आओ आप। तो सलह कंवर को पता पड़ा कि ये तो जितना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या दे दिया? अपना गर्दन काट के दे दिया सलह कंवर ने। इसीलिए इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं, और यही हाड़ी रानी, यही रतन सिंह राजसिंह के थे। तो राजसिंह को कभी मत भूलना आप। राजसिंह इतने बड़े महान व्यक्ति भी हैं, इसीलिए इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया नाथद्वारा में। इसीलिए इन्होंने द्वारिकाधीश काकरोली में मंदिर का भी निर्माण करवाया, राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया इन्होंने, और राजसमंद झील की पाल पर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख भी बनवाया है। इनको आप मत भूलना। राजसिंह हमारे मेवाड़ के मशहूर महाराणा रहे हैं।
तो ये ध्यान रखना 1680 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगले शासक जो मोस्ट हैं वो हैं महाराणा भीम सिंह। कौन है भाई? महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह का नाम सुना होगा आपने, भीम सिंह। और ये भीम सिंह जो रहते हैं, महाराणा भीम सिंह, उनकी एक ही घटना मोस्ट है कि इनकी जो बेटी थी कृष्णा कुमारी, क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। ये मेवाड़ की है कृष्णा कुमारी। तो विवाद होता है, क्या होता है? तो ये कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह से होता है। देखना, पिता का नाम तो महाराणा भीम सिंह है, जबकि मारवाड़ में उस समय शासक का नाम है राव भीम सिंह। तो कृष्णा कुमारी का विवाह राव भीम सिंह से होता है, लेकिन वो भीम सिंह जो है वो शादी से पहले ही मर जाते हैं। तो उसके भाई मान सिंह रहते हैं, तो वो करना चाहते हैं इनसे शादी, लेकिन कृष्णा कुमारी कर देती है शादी जयपुर के जगत सिंह फर्स्ट से। जगत सिंह से शादी कर ली। अब दोनों में शादी हो गई है जगत सिंह, तो वहाँ पर युद्ध होगा जगत सिंह व किसका? मान सिंह का। कौन? राव भीम सिंह के भाई थे मान सिंह, आपत्ति हुई थी उसको, तो दोनों के बीच में एक युद्ध होगा, घीगोली का युद्ध, जयपुर व जोधपुर के बीच में घीगोली का युद्ध। और ये स्थान है नागौर में। नागौर एक स्थान है ना भाई, नागौर जिले में एक स्थान है, 1807 में लड़ा गया था और उसमें जयपुर वाले जीत गए थे। ये कृष्णा कुमारी के जो पति थे वो जीत गए थे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ रहा था, तो जिसके कारण क्या किया, महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी अपनी बेटी को जहर दे दिया। तो ऐसे भी लोग थे, पिता ने अपनी बेटी को जहर भी देते थे, ये ध्यान रखना आप। अगले मुख्य शासक में एक शंभू सिंह थे। शंभू सिंह का नाम सुना होगा। शंभू सिंह के समय में उनके इतिहासकार थे कविराज श्यामलदास, जिन्होंने वीर विनोद नामक पुस्तक लिखी है। तो यही बातें थी, शंभू सिंह के समय में वीर विनोद पुस्तक लिखी गई है, कवि श्यामलदास द्वारा लिखी गई है, ये याद रखना आप। एक प्रमुख सेकंड शासक हैं, अंतिम सेकंड शासक में फतेह सिंह। फतेह सिंह का समय आपको याद रखना चाहिए। तो ये लगभग 1881 से 1921 तक रहेंगे फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। इनके समय में केसरी सिंह बारड ने क्या किया था, यानी ये जो फतेह सिंह थे वो अंग्रेज भक्त थे, तो इसीलिए इनको 13 सोटे भेजे थे चेतावनी राज चुंगटिया में, फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को। तो ये ध्यान रखना। फिर इनका स्वाभिमान जग गया था कि नहीं, मेरे को अंग्रेजों की मदद नहीं करनी चाहिए, तो वो गए नहीं थे दिल्ली दरबार में। लगभग ये बात है 1911 की, 1911-12 की बात है। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो ये 1921 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में हमारे अंतिम मेवाड़ के शासक महाराणा भोपाल सिंह, नाम सुना होगा भोपाल सिंह। और इनका समय 1922 से लगभग 1948 तक हमारे महाराणा रहेंगे मेवाड़ के। तो ये पोलो प्लेयर थे इनके बारे में। और राजस्थान के एकीकरण में प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह। तो ये अंतिम थे गुहिल वंश के। तो आज मैंने इतिहास, मेवाड़ के इतिहास का टॉपिक 5 को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा खुद का चैनल आपके लिए, गुहिल सिसोदिया वंश की शुरुआत की मैंने 566 ईस्वी से गुहादित्य से लगा के 1947 तक, देखो भोपाल सिंह तक मैं लेके आया हूँ। और इतिहास मैंने मेवाड़ के इतिहास को पढ़ाया है, आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। आप ज़रूर कमेंट्स करें कैसा लगा आपको ये इतिहास, मेरी बातें, मेवाड़ के इतिहास को कैसे मैंने समझाया। आप ज़रूर कमेंट्स करें कैसा लगा, वो भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल से जुड़ते रहे, ऐसे ही बने रहे, सब्सक्राइब करें। लाइक तो भूल ही जाते हो आप, लाइक भी करो और ऐसे कैसे मेरे साथ में जुड़ते रहो। अगले वीडियो के लिए आप ऐसे ही मेरे से मिलते रहो, अगले वीडियो के लिए तैयार रहो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।